Good morning, students. My name is Simona Datta, and I will be taking your Human Resource Management paper for this semester. This paper is very important for all of you because it will not only help you for your higher studies in MCOM or MBA, but it will also help as a practical implications in your job. So let's get started. Everyone is concerned about talent. हम रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट टैलेंट, वर्कफोर्स क्राइसिस, हाउ टू मैनेज वर्कफोर्स, द टैलेंट क्राइसिस इज अपस्ट्रीम इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज. लेकिन ये टैलेंट है क्या चीज़, ये बनता कहाँ से है, क्या है, ये और चीज़ क्या है, दैट वी विल स्टडी इन दिस यूनिट, दिस चैप्टर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो इसमें हमारे 5 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट विल बी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड विल बी एंड इन यूनिट 3 वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यूनिट 4 परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड यूनिट 5 हैज कंपनसेशन. There are some basic textbooks which I will recommend for your studies, for your exams. There is C.B. Gupta for Human Resource Management, and publisher is Sultan Chand and Sons. There is also a book called T.N. Chhabra for Human Resource Management, and publisher is Dhanpat Rai and Sons. Apart from this, there is a foreign author named D.A. Denzo and S.P. Robbins. It is a very good book for case studies, for reference, for further references. Apart from this, I will also suggest you to study from the SOL study material, which is also well edited and well compiled. Now let's get started with our introduction to human resource management. Henry Ford had quoted that you can take my factories, burn up my buildings, but give me my people and I will build the business right back again. जो फादर ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फोर्ड, उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे मेरी फैक्ट्रीज ले लो, जो बिल्डिंग्स है उनको भी जला दो, लेकिन मेरे जो पीपल, जो वर्कफोर्स है इंडस्ट्री में, मेरे कंपनी में जो वर्कफोर्स है वो मुझे वापस दे दो, मैं सेम टू सेम वही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ. उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अपने पीपल पर? क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स एक एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आई एम रिपीटिंग, workforce is an asset of an organization. Human resource management 3 चीज से बनती है: human resource and management. Human मतलब लेबर, जो कि हम पहले बोलते थे, उसके बाद कहते हैं हम उनको वर्कफोर्स, या हम उनको पर्सनल भी कहते हैं. रिसोर्सेस आप सभी को पता होगा, मनी होता है, टाइम होता है, वैसे ह्यूमन भी एक रिसोर्सेस है. और मैनेजमेंट होता है, हमने 11th क्लास से पढ़ा है, व्हाट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन effectively and efficiently to achieve the organizational goals. तो हमें मैनेजमेंट करना है किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का, effectively and efficiently to achieve not only the goals of organization but also the goals of human, that is personal goals. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल को जाए, या फिर एक लार्ज सेगमेंट ऑफ मार्केट को वो कैप्चर करे. और ह्यूमन के, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरा क्या पर्सनल गोल्स होंगे? मेरा गोल्स ये होगा कि मेरी जो मुझे सोशल सिक्योरिटी मिले, मेरा गोल्स ये होगा कि मुझे एक रिकग्नाइजेशन मिले,
मुझे बेसिक चीज़ें मिले जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, फूड शेल्टर जो हमें मिलना चाहिए, बेसिक क्लोथ्स, वो क्लियर होना चाहिए। मैस्लो ने एक हायरार्की बनाया था, आप सभी को शायद इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा कि एक होता है पहले फिजियोलॉजी, फिर होता है सोशल नीड्स, ऐसे करके 5 नीड्स होते हैं। तो पर्सनल गोल्स होते हैं और मैनेजमेंट गोल्स, इनको अगर में सेम लेवल में लाने के लिए ही हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द कलेक्शन ऑफ पीपल and the characteristics at work. These are distinct and unique to an organization in several ways. Different ways में ये unique है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब डिफरेंट है किसी ना किसी वे में। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द कलेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एट वर्क। डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एबिलिटीज होती है हर इंसान की। उसको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा, हमें किसको किस डिपार्टमेंट में फिक्स करना है, कौन से हम किस इंसान से हमें कैसा वर्क निकालना है, यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। स्टीव जॉब्स, आप सभी को पता होगा, स्टीव जॉब्स इज द सीईओ ऑफ एप्पल। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि इनोवेशन हैज नथिंग टू डू विद हाउ मेनी ह्यूमन रिसोर्स डॉलर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉलर्स यू हैव. व्हेन एप्पल केम अप विद मैक, IBM was spending at least 100 times more on research and development. It is not about money, it's about the people you have, how you have led and how much you get it. मतलब जब एप्पल ने इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था अपने वो मैक जो सीरीज है वो लाने के लिए, तब IBM 100 टाइम्स, वो अगर $1 इन्वेस्ट कर रहे थे, वो $100 स्पेंड कर रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सिर्फ डॉलर्स या फिर मनी इन्वेस्ट करने से ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ मनी ही इन्वेस्ट करना सब कुछ नहीं होता है। एसेट सबसे बड़ा हमारा है ह्यूमन इज अ ग्रेटेस्ट एसेट इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन इज नथिंग टू डू विद मनी, तुम कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स अबाउट तुमने कैसा वर्क फोर्स रिक्रूट किया है, उनको कैसे तुमने ट्रेनिंग दिया है, डेवलप किया है, तुम उनको कैसे रिटेन कर रहे हो और वो तुम्हें क्या आउटकम दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे सारे नीड्स सेटिस्फाई होंगे एज एन एम्प्लॉय, तो मैं ऑब्वियसली 100% अपना आउटकम दूंगी ऑर्गेनाइजेशन को। तो स्टीव जॉब्स ने यही कहा है कि सिर्फ मनी, पैसा खर्च कर से नहीं होता है, आपको ह्यूमन टैलेंट पर खर्चा करना है, ह्यूमन टैलेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, तो इससे हम एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर अ होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटररिलेटेड, interdependent and interacting psychological, sociological and ethical components. मतलब ह्यूमन रिसोर्स है एक इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट मतलब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सप्लाई डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट्स है। पहले हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें सप्लाई कितना चाहिए, उससे हमें इंटरडील करना है। अब वहाँ पर कितने लोग चाहिए, राइट पीपल, राइट टाइम, ये जो वर्ड है, राइट पीपल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, राइट पीपल, right place and right time. These three aspects are very important. I am repeating, these three aspects are very important because अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने गलत नंबर ऑफ कम लोग लगा दिए तो प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन अफेक्ट होगा तो मार्केटिंग अफेक्ट होगा। मतलब एक ही जगह ह्यूमन रिसोर्स में दिक्कत आई तो सब्सिक्वेंटली बाकी जगह पर भी हमें दिक्कत आएंगी। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स एक इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है और साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एथिकल कंपोनेंट्स है। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, एथिक्स वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आज जाकर आपको फॉर एग्जांपल
एक गीजर की कंपनी सोचते हैं हम, XYZ ने आपको गीजर बेचा है, जो कि बोल रहे हैं कि 15 लीटर कैपेसिटी है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर हुआ तो आपको पता चला वो तो सिर्फ 12 लीटर कैपेसिटी है। फिर आपने उनके कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैडम, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, 3 लीटर का ही डिफरेंस है, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई बात नहीं होता है ना। आप लोग क्या करोगे, आप वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ आप सबको अपना ये बताओगे कि हम ऐसा धोखा हुआ है। ऐसे उन्होंने सिर्फ एक कस्टमर को नहीं बेचा होगा, ऐसे उन्होंने 100 कस्टमर्स को बेचा होगा, 100 ने 100 लोगों को और बता दिया, 100 नॉट। ये क्या है, एडल्ट्रेशन ही है। उन्होंने फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, 12 लीटर को 15 लीटर बनाकर वो बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एथिक्स उनका वहाँ हैम्पर होता है और इससे कंपनी का रेपुटेशन धीरे धीरे कम होता रहेगा और एट लास्ट कंपनी बंद हो जाएगी, लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगी। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट because it is a whole consisting of interrelated, interdependent and interacting psychological, sociological and ethical components. This is quoted by Michael J. Jusius. Also, human resource is the art of procuring, developing and maintaining a competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. Procuring means recruitment, selecting, हम रिक्रूट कर रहे हैं, हमें एक कंपनी में कैसा वर्कफोर्स नीड है। जैसे हमें आईटी सेक्टर में चाहिए तो हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, हम वहाँ पर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को तो नहीं कर सकते, तो हम करेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट उनको प्रॉपरली कर रहे हैं, फिर डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग मीन्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी सीखा हुआ है लेकिन हमें उस कंपनी में वो वाला सॉफ्टवेयर के साथ एक एडिशनल और सॉफ्टवेयर भी चाहिए, सीखना कम ज़रूरी है टू ऑपरेट, तो हम उनको वो भी सिखाएंगे। दैट इज कम अंडर डेवलपिंग। और डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने दे दिया तुमको डेवलप कर दिया तो हो गया, नहीं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, हमें मेंटेन करना है एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, हमें उनके जो पर्सनल साइकोलॉजिकल नीड्स है उनको हमें पूरा करना है, ठीक है, so that the goals of an organization is achieved in an effective and efficient manner. हमने भी यहाँ बात किया कि हम उनको प्रोक्योर करेंगे, डेवलप करेंगे। कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग से, कैरियर डेवलपमेंट से, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से और इंटरनल मोबिलिटी से। वैसे ही मेंटेनेंस कैसे होता है, उनको हम करेक्ट रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। जैसे अगर वो डिजर्व करते हैं कि 20,000 पर मंथ मिलना, तो हम उनको 15,000 नहीं देंगे। अगर हम उनको 15,000 देंगे, वो 2 मंथ्स वर्क करेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो हम एक टैलेंट को लॉस कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जितना है हम उतना ही उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेंटेनेंस होता है, इसको कहते हैं रेम्यूनरेशन। देन वी विल मोटिवेट एज एन HR मैनेजर, वी विल कंटिन्यूअस मोटिवेट द employees, the workforce which are there in the company. हम उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हम उनकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। सोशल सिक्योरिटी मतलब आज मैं आपकी कंपनी में, आप एक कंपनी में 15 इयर्स तक काम कर रहे हैं, आपका एज है 40 इयर्स, आप 15 इयर्स तक काम कर रहे हैं, एज ऑफ 55 आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं थक गया और मुझसे नहीं हो रहा है काम करना। तो उस टाइम आप कैसे सर्वाइव करेंगे? दैट इज व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ये सब एक स्कीम्स होते हैं जो कि हम लेटर ऑन आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे, जिससे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, जिससे एट द एंड कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के बाद उनको वो एक लमसम अमाउंट मिलता है या फिर आफ्टर रिटायरमेंट उनको वो अमाउंट मिलता है। ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे मेंटेन किया जाता है वो है कि सोशल सिक्योरिटी होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? जैसे एक टॉप मैनेजमेंट है और एम्प्लॉयज, अब हमेशा डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, उनके बीच में एक लिंक होता है।
जिसको हम फैक्ट्रीज में कहते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो एक टॉप मैनेजमेंट है और नीचे लेबरर्स है, वो एवरीडे उनको छोटी छोटी बेसिक काम के लिए, उनको कोई मांगे है, उनको कुछ डिमांड चाहिए, उनको सैलरी हाइक चाहिए, वो सब मिलकर तो नहीं जा सकते टॉप मैनेजमेंट के पास। तो एक लेबर ऑफिसर अलॉट किया जाता है, एक असाइन किया जाता है, जो उनकी बातें भी सुनते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, दोनों की बातें सुनकर एक लिंक क्रिएट करते हैं और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखते हैं, क्योंकि स्ट्राइक्स को, फिर लॉकआउट होता है, ये सब को कम करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल के भी बहुत मेथड्स है, जैसे 360 डिग्री मेथड्स, जो कि हम वर्क, एक जो HR मैनेजर है वो वर्क जो उनके कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज, उनका एक अप्राइजल, कैसे उनको ज़्यादा पैसे दिया जा सकता है, कैसे उनको इंसेंटिव्स दिया सकता है, उसके लिए एक अप्रेजल करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, कैसे उनके जो को वर्कर्स है, उनके को एम्प्लॉयज है, उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है ये XYZ इंसान। फिर टॉप मैनेजमेंट से पूछते हैं कि कैसा लगता है, मतलब वो कैसा वर्क आउटपुट दे रहा है, इज इट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट सेटिस्फाइड, क्या लेवल है, उसका भी एक हम पूरा एक यूनिट बाद में पढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या आता है मेंटेनेंस के अंदर। उसके बाद आता है कंट्रोल, HR ऑडिट। हम HR ऑडिट भी होता है, HR अकाउंटिंग भी होता है, HRIS, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, जैसे एक टैली का सॉफ्टवेयर होता है, वैसे एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें जो एम्प्लॉयज कितने हैं, उनका कोड क्या है, उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा आवर्स वर्क किया है, वो सब इस सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक अपडेटेड होता रहता है। एंड देन आर बेंचमार्किंग HR प्रैक्टिसेस, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट होती है, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स आर देयर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग की कौन से HR प्रैक्टिसेस यूज करने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब कंट्रोल के अंदर आता है। एंड देन ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज एक्विजिशन। अक्वायर हम कैसे करेंगे एक अच्छे टैलेंट को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, देन रिक्रूट, सिलेक्ट, देन प्लेसमेंट एंड देन इंडक्शन। प्लेसमेंट इज जैसे हमने किसी को सिलेक्ट किया है, किसी को रिक्रूट करने के बाद सिलेक्ट किया, उसको हम राइट डिपार्टमेंट में प्लेस कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्लेसमेंट। एंड देन उसको इंडक्शन, मतलब एक ब्रीफ देंगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देंगे कि इस कंपनी में या इस डिपार्टमेंट में क्या वर्क होता है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और हमें क्या आउटकम चाहिए, इसको कहते हैं इंडक्शन। देन नेक्स्ट वी मूव टू नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट जस्ट बिल्डिंग मशीनरीज और इन्वेंटरीज, दे आर पीपल। इट इज द पीपल who staff and manage organization. मैंने पहले कहा था people is the asset of the organization, hence it is the people who staff and manage the organization. Without people there is no organization, it is just like that. And the next point is human resource management involves application of management functions and principles. The functions and principles are applied to acquiring, developing, maintaining, and providing remuneration to employees in organization. Human resource management में management functions का जो management के जो functions है and principles है वो apply करते हैं, उसकी application है। क्यों? क्योंकि हम acquire कर रहे हैं, हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको मेंटेन कर रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट का ही फंक्शंस है और उसके ही प्रिंसिपल्स अप्लाइड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज मस्ट बी इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि दूसरे डिसीजन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि जो 1 आवर एक्स्ट्रा काम करेगा उसको हम 700 रुपीज पर आवर एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। और आपने एक और डिसीजन निकाला कि क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है एम्प्लॉयज में, तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा टाइम वर्क करेगा उसका अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगा सैलरी से।
तो ये दो चीज एकदम कॉन्ट्रडिक्ट है। आप एक जगह बोल रहे हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा आवर रुकने से हम आपको बोनस देंगे, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि आपके पैसे काट लेंगे अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दिखाया तो ये एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो तब हम क्या करते हैं, तब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेट डिसीजंस शुड बी रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। Also, human resource management functions are also applicable to non-business organizations. सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक रिलेटेड नहीं है, कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वाइटल रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओ भी एक उसमें भी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट बनता है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है। तो एक्टिविटीज कैसे होंगी, ह्यूमन से ही होंगी, वर्कफोर्स से ही होंगी। और हेल्थ सेक्टर भी एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर भी ऑब्वियसली वर्कफोर्स चाहिए। वर्कफोर्स कौन है, डॉक्टर्स, नर्सेस, एडमिन्स, सब वहाँ पर ये वर्कफोर्स ही है। तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस एक्टिविटीज से ही रिलेटेड नहीं है, ये इट इज वेरी वास्ट, इट इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू। So we can say that human resource management refers to set of programs, functions and activities designed and carried out in order to maximize both employee as well as organizational effectiveness. जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, organizational need बहुत है, जैसे profit maximization is the long term goal of an organization। ये हमने क्लास 11 से ही आप सबने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड सोल मोटिव होता है कि एक लॉन्ग टर्म में कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनकी कंपनी में लॉस मेकिंग कंपनी बने। उसके अलावा वो चाहते हैं कि मार्केट को कैप्चर करे। उसके अलावा वो होता है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दें, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाइड हो। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। और इंडिविजुअल के नीड्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल के गोल्स क्या होते हैं, हमने मैस्लोस नीड्स हायरार्की पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा। उसमें पहला होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में वही फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर आता है। देन सिक्योरिटी, हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, हमें एक हाउस चाहिए, एक एचआर चाहिए, एचआरए चाहिए, जिसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, या फिर एक इधर अलाउंस चाहिए, या फिर हमारे पास कोई घर हो, सिक्योरिटी चाहिए हमें, या फिर जॉब सिक्योरिटी हो। इसके अलावा होता है बिलोंगिंगनेस। एक कंपनी के साथ जिसमें मैं काम कर रही हूँ, मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर मैं उस कंपनी में क्यों सस्टेन करूंगी, मैं उस कंपनी में क्यों रहूंगी। उसके बाद आता है सेल्फ रेस्पेक्ट। सबका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसके बिना कोई ह्यूमन बीइंग कंप्लीट नहीं होता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी वर्कफोर्स विल वांट दैट दे शुड हैव अ self respect and their self respect need of in the Maslow's hierarchy should be fulfilled. And then comes self actualization. Self actualization मतलब मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कंपनी के लिए आउटकम दूंगा, मैं इस कंपनी का हूँ, तो इसलिए मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा। ये होता है ये इंडिविजुअल्स के गोल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं, इन दोनों गोल्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करके उसके सेट ऑफ प्रोग्राम्स, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं। ठीक है, आई थिंक सो टिल नाउ इट इज क्लियर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में अपना मैसेज, अपना डाउट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द क्लास मैं वो डाउट्स क्लियर करवाऊंगी। Then let's move to the next slide, which is scope of human resource management. Thus, जैसे कि मैंने पहले कहा, scope of human resource management is indeed very vast. All major activities in the working life of a worker, from the time his or her entry into an organization until he or she leaves the organization, comes under the purview of human resource management. The major human resource management activities include human resource planning, job analysis, job design, employee hiring,
employee and executive remuneration, employee motivation, employee maintenance, industrial relations and prospects of human resource management। ये जो हमने अभी पढ़ा, ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस, इसको हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इस यूनिट में। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उससे क्या बेनिफिट होता है, उसको कैसे प्लान किया जा सकता है, वो सब हम ग्रेजुअली दूसरे यूनिट्स में, दूसरे क्लास में पढ़ते रहेंगे। इसको हम पढ़ते हैं, ये स्कोप है इसके, ये 9 एक्टिविटीज है जो स्कोप ऑफ एचआरएम में आते हैं। उसमें से पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। उसमें प्लानिंग इज सबसे पहला वाला, ठीक है। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का भी यही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट organization has right type of persons at right time and right place। मैंने पहले ही ये 3 वर्ड बोला था, right type of person at right place at right time। This is very important। So planning starts कि कैसा टाइप का हमें इंसान चाहिए, किस डिपार्टमेंट में चाहिए और किस समय चाहिए। जैसे अभी फेस्टिव सीजन है, तो ये जो ई कॉमर्स पोर्टल्स है जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, इन सब में अब ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग परचेस करेंगे, तो परचेस डिपार्टमेंट भी उनको ज़्यादा चाहिए, उनको डिलीवरी पर्सन्स भी उनको ज़्यादा चाहिए। तो इस टाइम पर उनको करेक्ट टाइम क्या है, उस टाइम पर कौन से प्लेस में, क्या पता अर्बन एरियाज में ज़्यादा उनका डिमांड हो, और अर्बन एरियाज में भी कौन से सिटीज़ में ज़्यादा डिमांड हो, उस सिटीज़ में वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करेंगे। जिस सिटीज़ में कम डिमांड है उसमें कम रिक्रूट करेंगे। तो right type of people at right place in right time, this is the main objective of human resource planning। It prepares human resources inventory with view to assess present and future needs, availability and possible shortages in human resource। जैसे कि मैंने कहा, availability अभी किस डिपार्टमेंट में अवेलेबिलिटी चाहिए, किस में शॉर्टेज हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स देखकर ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। इट फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाईज एंड आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन। ये सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन देखते हैं कि कहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ सिलेक्शन विच इंक्लूड्स, जैसे हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, इसके अलावा हमने इंटरनेट में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, या फिर हमने किसी एजेंसी को हायर किया कि हमारे लिए ये 10 कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, हमें ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आप हमें सिलेक्ट करके दे दीजिए, हम आपको एक लमसम अमाउंट दे देंगे आपके इस प्रोसेस के लिए। ये भी कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं सिलेक्शन के, तो वो भी आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से सोर्स से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। HR planning develops strategies both long term and short term to meet the manpower requirement। इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज भी आती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज भी आती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज लाइक जैसे अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, ई कॉमर्स पोर्टल्स में अभी सेल चल रहा है, तो उनको शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए उनको चाहिए, तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होगी। और लॉन्ग टर्म जैसे उनको IT डेवलपर चाहिए, वो तो 1 महीने काम करने से नहीं चलेगा ना, ये कंपनी तो बार बार मतलब कंटिन्यूस चलती रह रही ना, खत्म तो नहीं हो रही ना, 1 महीने में तो खत्म नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, तो फिर जब IT इंसान को रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान कि हमें ये इतने एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, इतने एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। इट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एंड द नेक्स्ट स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब। मतलब हमें कैसा जॉब प्रोफाइल चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए कैसा जॉब प्रोफाइल चाहिए, उस जॉब में क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, ये सब हम डिजाइन करते हैं आफ्टर प्लानिंग। दिस इज द टास्क ऑफ लेइंग डाउन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, authority, relationship and responsibilities। This will also mean definition of work contents for each position in the organization। This is done by
job description and job specification. Please note down the word job description and job specification. That is very important for your exam point of view. Job description मतलब कैसा जॉब चाहिए हमें, कैसा पर्सनालिटी चाहिए, मतलब कैसा इंसान चाहिए जिसमें कैसा नॉलेज हो, स्किल्स हो, एबिलिटीज हो एक ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करने के लिए, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं. एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सन who will be most suitable for each job which is defined by job description. ठीक है, इसमें डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉब में हम नॉट ओनली जॉब डिस्क्राइब एंड स्पेसिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे हमने XYZ को रिक्रूट किया तो उसका बाकी डिपार्टमेंट के साथ क्या अथॉरिटी होगा, बाकी वर्कफोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो हायरार्की होती है कि जैसे पहले CEO आते हैं, फिर मैनेजर्स आते हैं, उसके अंदर क्या आएंगे, उसके अंदर ये हायरार्की, कौन से हायरार्की में उसको प्लेस करेंगे, हम यहाँ प्लेस करेंगे या इसके अंदर भी और लोग आ रहे हैं यहाँ प्लेस करेंगे, उसको कहाँ प्लेस करेंगे, ये भी डिसाइड होता है व्हेन वी आर डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब. Now next move to the next scope of human resource management, that is selection and staffing, which is very important task in human resource management. This is the process of recruitment and selection of staff. This involves matching people and their expectations with which the job specifications and career path available within the organization. Apart from this, there is training and development. This involves an organized attempt to find out training needs of the individual to meet the knowledge and skill which is needed not only to perform current job but also to fulfill the future needs of the organization. हमने एक पर्सन को हमने सिलेक्ट किया, स्टाफ किया, उनका कैरियर पाथ डिसाइड किया कि हम उसको कहाँ पर प्लेस करेंगे. उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कौन सा आपको इस जॉब के लिए आपको क्या ज़रूरत है. जैसे हमने एक टेलीकॉलर को हायर किया, टेलीकॉलर एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमें उसमें एक इंसान को चाहिए, तो हमने उसको रिक्रूट किया. तो वो कैसे बात करे, उनकी फ्लुएंसी कैसे हो, वो किस वे में बात करे, कैसे कस्टमर को हैंडल करे, वो सब हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं. और डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ग्रेजुअली बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेवलपमेंट के, उससे हम एक पर्सन को, एक वर्कफोर्स को डेवलप करते हैं धीरे धीरे. जैसे कंटिन्यूसली, ये कभी सडनली एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं हो सकता. ट्रेनिंग एक फिक्स्ड है कि 2 मंथ्स का हो गया, 1 मंथ का हो गया, 2 वीक्स का हो गया, 1 ईयर का हो गया. लेकिन डेवलपमेंट इज नॉट अ टाइम स्पेसिफिक थिंग, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. देन कम्स organizational development. This is an important aspect where synergistic effect is generated in an organization, that is healthy interpersonal and intergroup relation within the organization. सिर्फ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं काम करना आता है, मुझे आउटपुट देना आता है, तो मैंने काम किया, मैंने अपना 100% दिया ऑर्गेनाइजेशन को और मैं चली गई घर, और फिर वापस आई नेक्स्ट डे, फिर काम किया, फिर चली गई. That is not what an organization requires. An organization requires कि आपका रिलेशनशिप क्या है, आपके सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, पीयर्स के साथ, सबके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है. आप सिर्फ नॉट ओनली आप आउटपुट दे रहे हो, लेकिन आप एक अच्छा बिहेवियर रखते हो, आपके मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, आप रीड करना जानते हो, ये सब बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वो भी मैटर करते हैं. ये सब अगर एक इंसान में होता है, वर्कफोर्स में होता है, तो इट क्रिएट्स अ हेल्दी इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, which is another point for scope of human resource management, that is compensation and benefits. सिर्फ एक एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट कर दिया, रिक्रूट कर दिया, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देने से नहीं चलता है. उनको कंपनसेट करना पड़ता है, उनको सैलरी देना पड़ता है, उनको वेजेस देना पड़ता है, उसके साथ साथ उनको डिफरेंट अदर बेनिफिट्स भी देना पड़ता है. जैसे
इंसेंटिव्स होते हैं मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या होता है, जो कि कैश से डिफाइंड हो सकता है, जैसे बोनस हो गया, ये सब आते हैं आपके मॉनेटरी इंसेंटिव्स में। उसके बाद आता है आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जैसे कि रिवॉर्ड्स दे रहे हैं हम आपको, कोई रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं कि टॉप परफॉर्मर ऑफ द मंथ, ये हो गया नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। या फिर हम आपको एक मेमेंटो दे रहे हैं कि आप बेस्ट एम्प्लॉय निकले, आप इस वीक के लिए आपने बेस्ट वर्क किया, आपने हमारा एक पूरा एक डील आपने क्रैक किया है, तो आपको बेस्ट एम्प्लॉय। तो इससे एम्प्लॉय खुश होता है, उसको लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता हूँ। तो इससे क्या होता है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मेजर्स है, ठीक है। ये और कंपनसेशन और बेनिफिट एक स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और इसमें लेबर वेलफेयर भी आता है, लेबर वेलफेयर मेजर्स भी आता है। इसके अलावा आता है एम्प्लॉय असिस्टेंस। ईच एम्प्लॉय इज यूनिक इन कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एक्सपेक्टेशंस एंड टेम्परमेंट। मैंने ये तो स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, किसी सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, एक्सपेक्टेशंस, कोई जल्दी गुस्सा होता है, कोई जल्दी पीसफुल रहता है, कोई जल्दी शांत हो जाता है। सबके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परमेंट है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है। एवरी डे कोई ना कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करता है, वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम हो। लेकिन एज अ HR मैनेजर, एज अ पर्सन इन HR डिपार्टमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ हिज और हर कि हम उसको उसका जो टेंशन है, जो उसके वरीज है, हम उसको दूर करें और उसको मोर प्रोडक्टिव और हैप्पी बने। अगर एक एम्प्लॉय खुश होगा, एक एम्प्लॉय खुश होगा, हैप्पी होगा, तो उसका देखना ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हम भी जब खुश होते हैं तो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। तो वैसे सेम कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल व्यू में। अगर हम उनके जब तक उनके जो वरीज है इन कंटेक्स्ट विद ऑर्गेनाइजेशन, वो हम उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, उनके वरीज को रिमूव कर पा रहे हैं, तब तक एम्प्लॉय को हम असिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनियन लेबर रिलेशंस। Healthy industrial and labor relations are very important for enhancing peace and productivity in an organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स हो रहे हैं 2-2 दिन बाद, लॉकआउट हो रहा है, कुछ ना कुछ खिचपिच चलती रहती है, बॉस और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें गुस्सा चला जा रहा है, तो एक अलग सा गंदा सा माहौल बन जाता है। तो उससे एक पीस नहीं मिलता है। एक वर्किंग एनवायरनमेंट वैसा होता है, पीसफुल होगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। Knowledge on behavioral science and industrial psychology throws better insight into the workers' expectations, aspirations, and behavior. Advancement of technology of product and production methods have created working environment which are much different from the past. Globalization of economy has increased competition manyfold. Thus, continuous research in HR areas is an unavoidable requirement. It must also take special care for improving exchange of information through effective communication systems on continuous basis, especially on morale and motivation. हमें एम्प्लॉय को कंटिन्यूस मोरल और मोटिवेट करता रहना चाहिए, उनका मोरल हाई करता रहना चाहिए। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एक अलग सा कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। अभी FDI भी आ रहे हैं, एक वॉलमार्ट भी हमारा लेने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। एक हाई लेवल का कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। तो इस टाइम पर एक HR पर रिसर्च, कंटिन्यूस रिसर्च करना भी जरूरी है। जैसे न्यू टॉपिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये न्यू कंसेप्ट डेवलप हो रहे हैं, इन पर रिसर्च चल रही है। ये सब कंटिन्यूस रिसर्च करते रहना पड़ेगा टू एडवांसमेंट आवर एसेट, दैट इज ह्यूमन एसेट, ह्यूमन रिसोर्स। उसको हमें एडवांस करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए हमें इन सब एस्पेक्ट्स पर भी रिसर्च करते रहना पड़ेगा। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HRM एंड पर्सनल मैनेजमेंट।
HRM is proactive in nature while personal management is reactive. पहले हम उसको पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे, हम उसका इवैल्यूएशन सब करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इवैल्यूएट कैसे हुआ HRM। पहले हम उसको लेबर वेलफेयर ऑफिसर कहते थे, फिर पर्सनल मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों कहते थे, वो हम तब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन HRM एंड पर्सनल मैनेजमेंट। HRM is proactive in nature while personal management is reactive. HRM is resource-centered activity whereas personal management is employee-centered activity. Human resource management जो है वो resource-centered है कि हमारा available resource क्या है उस पर centered activity है, लेकिन personal management कहते हैं सिर्फ employee-centered कि बस employee से ही लेना देना, select कर लिया, recruit कर लिया, benefits दे दिया बस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें आते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, उसमें स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफाइंड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट व्यूज बेटर परफॉर्मेंस एज अ कॉज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, whereas personal management considers job satisfaction as a source of better performance. ठीक है, एक और पॉइंट है, human resource management seeks to develop the competency of employees on a sustained basis, while personal management is a regular status based administrative function. Human resource management एक डेवलप करती है competencies को, जो एक वर्कफोर्स की कॉम्पिटेंसीज है उसको थ्रू आउट डेवलप करने की कोशिश करती है कि वो हमारे कंपनी में रिटेन करे, वाइल पर्सनल मैनेजमेंट इज रेगुलर, ठीक है चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है कि हमने सिलेक्ट किया, रिक्रूट किया, हमने उसको पैसे दे दिए, वैसा है, उसमें कोई डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट नहीं आता है पर्सनल मैनेजमेंट में। तो हम ये सब अब बाकी जो भी है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं वो डाउट्स ले लेती हूँ। नोट्स आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पर अवेलेबल है बुक्स, आप थोड़ा सर्च कीजिएगा, मुझे भी दिखा था कल, वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल है। HR मैनेजमेंट क्या है वो मैंने बता दिया है, डूइंग द थिंग्स करेक्टली एंड एफिशिएंटली। तो बस आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। और ये सब जो भी है वो सब रिवाइज कीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए, तो इसीलिए ये सारा जो भी आज पढ़ाया है वो आप बुक परचेज कीजिए, एक्चुअल मटेरियल से आप इसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये सारे एक बेस क्रिएट करेगा आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज लेक्चर।